नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय रामपाल यादव। आज के इस वीडियो में हम साइंस के उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो पहले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो भी पेपर हुए हैं उनमें पूछे जा चुके हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी रक्त वाहिका है जो रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है। ये पूछ रहे कौन सी बड़ी रक्त वाहिका है जो रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है। देखिए साथियों, ऑप्शन है ए में नस या शिरा, बी धमनी, सी केशिका और डी तंत्रिका। तो देखिए साथियों, जो शिरा होती है उनमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अशुद्ध रक्त का मतलब है विऑक्सीजनित रक्त जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। और जो धमनी होती है उनमें शुद्ध रक्त का मतलब ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है, ऑक्सीजन से भरपूर रक्त। लेकिन साथियों इनमें भी एक एक्सेप्शन है, जो धमनी होती है पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी। कौन सी धमनी? फुफ्फुसीय। फुफ्फुसीय धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और इसी प्रकार जो फुफ्फुसीय शिरा होती है उसमें शुद्ध रक्त, ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। साथियों, तो जो इसका उत्तर हो जाएगा धमनी। जो फुफ्फुसीय धमनी होती है वो रक्त को हृदय से लेकर फेफड़ों तक ले जाती है। किसके लिए? शुद्धिकरण के लिए। फेफड़ों में जाके रक्त शुद्ध होता है। शुद्ध होने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और ऑक्सीजन मिल जाती है रक्त के अंदर। तो जो फुफ्फुसीय धमनी है केवल इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, बाकी धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा धमनी। हमारा दूसरा प्रश्न है, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? साथियों, विश्व जल दिवस, तो विश्व जल दिवस जो होता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। हमारा तीसरा प्रश्न है, आर्द्रता का माप करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो साथियों, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? हाइग्रोमीटर का। चौथा प्रश्न है, जब भोपाल गैस त्रासदी की घटना घटी तो कौन सी गैस निर्मुक्त हुई थी? साथियों, भोपाल गैस त्रासदी की जो घटना घटी, जो यूनियन कार्बाइड का कारखाना था उसमें से मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसा हुआ था। किसका? मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस का। हमारा पांचवा प्रश्न है, एक पदार्थ में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होने पर उस पदार्थ के रिक्त स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए साथियों, ये कह रहा है जब कोई भी किसी पदार्थ में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होता है तो उस पदार्थ के किस चीज़ के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है? उसके घनत्व में, उसके द्रव्यमान में, पदार्थ की अवस्था में, रंग में। तो साथियों, जो कोई भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होता है तो पदार्थ का जो द्रव्यमान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि भौतिक और रासायनिक जो द्रव्यमान है वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से पहले और बाद में बराबर रहता है। ठीक है, कहने का अर्थ है जो कुल द्रव्यमान होता है भौतिक परिवर्तन से पहले, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन से पहले और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होने के बाद भी बराबर रहता है। जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, कहने का मतलब है। इसके बाद छठा प्रश्न है, 1 मीटर बराबर रिक्त स्थान मिलीमीटर। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? देखिए साथियों, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000। कितने होते हैं? 1000। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने? 100 सेंटीमीटर होते हैं।
और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं साथियों। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। जो 1 मीटर है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर के अंदर साथियों 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इस प्रकार 1 मीटर में कितने हो जाएंगे, 1000 मिलीमीटर, 100 गुना 10। इसके बाद है 7वां प्रश्न, पत्ती का क्या कार्य है। तो साथियों पत्ती का क्या कार्य है, पौधों में पत्ती क्या कार्य करती है, प्रकाश का संश्लेषण, जल परिवहन, पोषक तत्व पहुंचाना या सूखने से रोकना। तो पत्ती क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण। क्या करती है पत्ती, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। इसलिए पत्तियों को पौधों का रसोई घर भी कहा जाता है। जैसे हम अपना भोजन रसोई में बनाते हैं तो इसी प्रकार पौधों का भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों में। इसलिए इनको क्या कहते हैं, पौधों का रसोई घर भी कहा जाता है। 8वां प्रश्न है, एक पदार्थ से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणों की गति में परिवर्तन होने के कारण किरणों के मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए साथियों, ये कह रहा है कि एक पदार्थ से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणों की गति में परिवर्तन होने के कारण किरणों के मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। साथियों क्या कहते हैं, इसको अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो मुड़ जाता है, ठीक है, उसकी बेंडिंग हो जाती है। इसको हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं साथियों। 9वां प्रश्न है, ताप विद्युत संयंत्र ऊर्जा का स्रोत क्या है। जो ताप विद्युत संयंत्र है उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है साथियों, कोयला, पानी, हवा, यूरेनियम। तो इसमें क्या होता है, कोयला। ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, कोयला। साथियों कोयले को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। जो ताप विद्युत संयंत्र होते हैं उनमें कोयले को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है और उस ऊष्मा से जो पानी है उसको भाप में बदला जाता है और भाप से क्या करते हैं, टरबाइन को घुमाया जाता है। जो टरबाइन होता है वो जनरेटर्स के साथ जुड़ा होता है और उसको चलाकर क्या करता है, विद्युत उत्पन्न करता है। फिर से बता रहा हूँ साथियों, जो ताप विद्युत संयंत्र होते हैं उनमें कोयले को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। उस ऊष्मा से पानी को भाप में बदला जाता है और उस भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है। ये टरबाइन जनरेटर के साथ जुड़ा होता है और ये टरबाइन उस जनरेटर को चलाकर क्या करता है, विद्युत उत्पन्न करता है। तो साथियों ताप विद्युत संयंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, कोयला। आज के इस वीडियो में इतना ही साथियों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।